स्टूडेंट्स, बेटा इन लास्ट क्लास हमने देखा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है। दो वेक्टर बोल दूं उसको मैं, या फिर दो लाइंस बोल दूं, क्योंकि लाइन भी जब भी हम आगे देखेंगे डिफाइन करेंगे जब लाइन को, तो हम समझेंगे कि उनकी डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में ही लिखी जाती है। अगर हम उनको इक्वेशन ऑफ लाइन है वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं अगर तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपको डायरेक्शन सेंस समझ में आ गया वेक्टर 3D में तो कहानी खत्म है इस पूरे चैप्टर की, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ये बताया था कि किस प्रकार से दो वेक्टर्स की डायरेक्शंस अगर आपको दे रखी हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालना है। एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल पता चल गया तो ऑब्ट्यूज एंगल निकाल ही सकते हैं। दैट डिपेंड्स वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, फाइन। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि भाई ऐसा नहीं कि भाई उसको 3D से रिजेंबल कर सकते हैं। 3D में किस तरीके से किया था कि अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो यदि जैसे देखिए मैंने बताया था कि ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो इनके बीच का ये एंगल पूछा गया है आपसे, ये एंगल पूछा गया है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये C है। तो अगर ये एंगल थीटा बोला गया तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसके dr निकाल लीजिए, इसके dr निकाल लीजिए और वही कॉन्सेप्ट dr मिल गए a1 b1 c1, इसका dr a2 b2 c2, बस यहां पर वो वही फार्मूला लगा देना है cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square into under root of a2 square plus b2 square plus c2 square। इस प्रकार की सारी चीजें हम समझ चुके थे। फिर प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट भी समझा था कि देखिए एक पॉइंट a b दे रखा है यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन किसी लाइन पर चाहिए आपको, तो इस पे इसका प्रोजेक्शन देख चुके थे लास्ट क्लास में। इवन तो लास्ट क्लास के लास्ट सेक्शन में हमने इस टाइप की प्रॉब्लम डील की थी, ठीक है ना, कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट का दूसरे लाइन पर प्रोजेक्शन क्या होगा, परछाई क्या होगी, उसकी शैडो क्या होगी। शैडो इन द सेंस आप इसके परपेंडिकुलर लाइन पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइट बीम्स डाल रहे हैं किस पर, AB पर, तो इसकी जो परछाई होगी वो यहाँ पर क्या बनेगी, दैट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, फाइन। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो इसी पे एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम और लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे ठीक, हाँ ये लिख लीजिए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट joining 2, 1, -3 and 4, 2, 5 on a line which makes equal acute angles, which makes equal acute angles with कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इस प्रॉब्लम को जब मैं टारगेट करता हूं तो यहां पे समझ में आएगा क्या, देखिएगा आपको दे क्या रखा बेटा, देखिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट A मान लीजिए, इसका नाम लीजिए 2, 1, -3, दूसरा पॉइंट B दे रखा है, ये पॉइंट है 4, 2, 5। इस AB लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन चाहिए एक ऐसी लाइन पर जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वल एंगल बना रही है, वो भी एक्यूट एंगल। तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में जब आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन की फीलिंग बताई थी कि ऐसा डायरेक्शन जो कि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीनों से इक्वली इंक्लाइंड हो, उसके डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 1/√3 होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो ऐसा डायरेक्शन कोसाइन जो कि तीनों से इक्वली इंक्लाइंड हो, ये अगर मैं बोल रहा हूं ये मेरा x एक्सिस है, ये y एंड ये z, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स वो अल्फा निकाल सकते हैं, आपको ये पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है 1। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स बराबर होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, यानी यहाँ पे cos अल्फा बराबर प्लस माइनस आता है, लेकिन मैं फर्स्ट ऑक्टेंट में मान रहा हूँ, एक डायरेक्शन बता रहा हूँ ना, प्लस माइनस लोगे तो ऐसे 8 डिफरेंट डायरेक्शंस बन सकती हैं, हर एक ऑक्टेंट में जो डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ 1/√3 रहेगा। तो यहाँ से अल्फा जो बनेगा cos इनवर्स 1/√3,
यानी ये एंगल अल्फा होंगे वो 1/√3 होंगे, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। तो इस लाइन के, इस डायरेक्टेड लाइन के, लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट 1/√3 1/√3 1/√3। और इसका कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियो। यानी मैं बोलूं 4 4 4 वो इसी डायरेक्शन में होगा, 5 5 5 इसी डायरेक्शन में होगा। dr अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा? dr देगा। फाइन। सो आपको ये बोला गया है कि एक लाइन पे प्रोजेक्शन चाहिए आपका, किस लाइन पर? जिसके dr जो है या d डायरेक्शन कोसाइन में बोलूं तो 1/√3 1/√3 1/√3। इस पर आपको क्या चाहिए? इसका प्रोजेक्शन। तो सपोज इसको ऐसा बी पॉइंट बोल देता हूं, 4, 2, 5। तो प्रोजेक्शन चाहिए मींस व्हाट? आपको ये परछाई चाहिए। ये तो इसको निकालने का तरीका क्या हो गया? इसको निकालने का तरीका ये हो गया कि आप एक काम कीजिए, ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, वेक्टर के टर्म्स में निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए, जो भी निकालना। तो वेक्टर के टर्म में देखो तो ए बी जो होगा, ए बी इज इक्वल्स टू नथिंग बट क्या बन जाएगा? 4 - 2 2 i कैप, 2 - 1 that is I j cap and 5 - -3 that is 8 k cap। ये ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे चाहिए? इस पर। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं वेक्टर टर्म में लिखूं, अगर इस लाइन की dr जो है वो यार डायरेक्शन कोसाइन जो है 1/√3 1/√3 1/√3 है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसको डायरेक्शन फॉर्म में इसकी डायरेक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा? देखिएगा 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, ये डायरेक्शन। तो इसका यदि आप देखें तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन जो है यहाँ पर ये आ गया। तो इसको देखें तो इसके डायरेक्शन में मैं लिखता हूं, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन 1/√3 i कैप, ये यूनिट वेक्टर की तरह लग रहा है। ऐसा कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख सकते थे, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप भी लिख सकते थे। ऑफ कोर्स वहां पे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। तो क्या होता है मैं बताता हूं, यहां पर बन जाएगा a डॉट b, यदि मैं एंगल मैं बताना चाह रहा हूं, प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं, तो प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू क्या बनता है? a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ a on b। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस दैट विल बी इक्वल टू ab वेक्टर डॉट 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 1 ही होगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखा। डायरेक्शन कोसाइंस है ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिट वेक्टर के ही रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये बन चुका है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो a डॉट b a b डॉट दिस, तो a b वेक्टर ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे करेंगे तो बन जाएगा 2/√3 x1 x2 प्लस y1/2। तो कितना जाएगा? 1/√3 प्लस 8/√3 डिवाइडेड बाय, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1 बन जाएगा, है ना। और ये रिजल्ट जो बन चुका होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 11/√3। एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा? 11/√3। यानी ए बी लाइन सेगमेंट का अगर आप प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये बनेगा कितना? इस वाली लाइन पर वो 11/√3। यहां पर आपने क्या किया? देखिए यहां से 4 - 2 2 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, और यहाँ पे 5 - 3 8 आ गया। इसका प्रोजेक्शन आपने 1/√3 1/√3 1/3 पे लिया, तो यहाँ से जो बनेगा आपका, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका प्रोजेक्शन जो बन जाएगा कितना बन जाएगा? 11/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो होप आपको एक प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट अब लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान दो, वेक्टर 3D को समझना बहुत इजी है, बस शर्त यह है कि जो चीज फ्लो जो है वो चीज समझ में आनी चाहिए। जो भी चीज समझाई जा रही है किस प्रकार से वेक्टर में क्या लिख रहा है। तो देखो वेक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक वेक्टर कहीं भी घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, और एक वेक्टर होता है लोकलाइज्ड, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है ना, वो फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पोजीशन वेक्टर जो होता है वो कहीं नहीं उसके कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करता है। किसी पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर अगर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3, 2, -5 होगा, दैट्स ऑल। ठीक है ना।
अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट समझ लेते हैं ये है क्या। देखिए मैं बोल रहा हूं लेट A and B are two vectors, let A and B are two vectors, है ना, then A cross B, A cross B क्या कहलाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। A cross B is called as its क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा सर, क्रॉस या वेक्टर। A क्रॉस B को इस तरीके से लिखा जाएगा, A और B दो वेक्टर्स हैं तो A क्रॉस B हम बोलते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा यहां से अगर हम देखें तो हम बोलते हैं A क्रॉस B इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली A क्रॉस B इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ A into magnitude of B into sin theta into n cap, ये ध्यान रखेंगे। where theta is the angle between vector A and vector B, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, एंड n cap is a unit vector, n cap is a unit vector perpendicular to both vector A and vector B, and vectors A, B and n cap follows right hand screw system। राइट हैंड स्क्रू सिस्टम मींस व्हाट, जो देखिए कि आप स्क्रू टाइप करते हैं तो किस प्रकार से टाइप करते हैं, कहां डायरेक्शन जो आता है वही, ये राइट हैंड थंब रूल से भी समझ सकते हैं उसको। किस प्रकार से देखिए समझिएगा इसको, अगर मैं फिगर से देखूं तो समझिएगा। जिससे देखिए 3 डायमेंशनल फिगर है, ये देखिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम देखें, ये इसको B बोल देते, इसको A बोल देते तो फिगर थोड़ा सा अच्छा बनेगा और कुछ नहीं। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो A क्रॉस B राइट हैंड देखना है आपको। A क्रॉस B जो होगा इन दोनों पे ऐसा एक परपेंडिकुलर वेक्टर, ये जो इस पर भी परपेंडिकुलर हो, इस पर भी परपेंडिकुलर हो, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी A और B दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये n कैप वेक्टर क्या है, जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। इसको थोड़ा सा सही तरीके से समझे तो ये है, देखिए ये A है ये B है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो एक ऐसा वेक्टर n कैप जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, A और B दोनों वेक्टर जो कंटेन, A और B वेक्टर कंटेन कर रहा है उस प्लेन की परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है। अगर मैं इस फ्लोर को देखूं तो इस फ्लोर की परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा हुआ, ये वाला, समझ में आया। तो दो वेक्टर्स जो A और B वेक्टर कंटेन करता है उससे परपेंडिकुलर कौन होगा, n कैप, ठीक है ना। अब बात यहां पर ये आती है, देखिएगा समझिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा ध्यान दीजिएगा A क्रॉस B इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ए स्केलर, इसलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। A क्रॉस B क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये ध्यान रखेंगे क्यों, और इसकी डायरेक्शन विल बी, एंड डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। A क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ध्यान दीजिएगा। A क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो डायरेक्शन होगी जो A और B पे दोनों से परपेंडिकुलर रहेगी, यानी वो n कैप के अलाउंग होगा। वो किसके अलाउंग होगा, n कैप के अलाउंग होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा, है ना। तो A क्रॉस B a वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B is perpendicular to both A and B and its magnitude is equal to mod of magnitude of A, या इसको ऐसे लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है, mod of magnitude of A into magnitude of B into sin theta, that will be the magnitude of this। डायरेक्शन क्या होगी बताइए, n cap is a unit vector which is perpendicular to A और B।
ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसको फेवर से समझूं या फिर इन मार्कर्स थेरेपी से समझूं तो समझिएगा क्या है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, यानी दो वेक्टर्स को आप एक प्लेन में डिजाइन कर सकते हो, रख सकते हो, है ना। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो ये है कि नहीं है। ए और बी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ये है। तो जो एन कैप होगा, यदि मैं देखिए समझिएगा, ब्लू कलर मेरा ए वेक्टर है और ग्रीन कलर मेरा बी वेक्टर है। ब्लू कलर ए है और ग्रीन कलर बी है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हाँ, ए ये है और बी ये है, ए बी। अगर ए क्रॉस बी किया तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी जो कि परपेंडिकुलर होगी। जो यहाँ पे जो एन वेक्टर होगा या ए क्रॉस बी जो होगा वो इसके अलोंग होगा, एन कैप के अलोंग, जो कि ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो एन कैप वेक्टर जो होगा वो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर कंटेन करता है, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बात ही खत्म हो गई। अच्छा, अगर हम देखें समझे तो यहाँ पे जो थीटा वो 0 से पाई के बीच में, थीटा क्या है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब समझिएगा इस बात को, तो आपने ये पॉइंट लिख लिए होंगे, समझ लिया होगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ज्योमेट्रिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी represents the area of parallelogram whose adjacent sides are vector A and vector B। एक पैरेललोग्राम जिसका adjacent side वेक्टर A और वेक्टर B है, ये देखिए, ये पैरेललोग्राम बनाया, ये पॉइंट है E, या ठीक है सुपरफिशियल या नाम से दे सकते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे इसको वेक्टर ए नाम दिया। ए बी वेक्टर जो है मेरा वेक्टर ए है और ई डी वेक्टर जो है मेरा बी वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए, देखिएगा बेटा कि आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे इसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा। उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं आप, जस्टिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं देखिएगा, समझिएगा। ये देखिए, इस पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। यदि आप यहाँ पर देखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी तो यही देखिए होता है, दो कंसेक्यूटिव साइड का मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से अगर हम देखें इसको इस तरीके से समझिए, ये मैं बोल रहा हूं ये एंगल थीटा है आपका, ये एंगल क्या थीटा। तो अगर आप यहां पे देखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is nothing but 2 times half of area of triangle ABD। हुआ कि नहीं हुआ? और ये बन जाएगा 2 times half of ABD का एरिया अगर हम देखें तो बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। बेस कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बेस कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हाइट अगर हम देखें तो हाइट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे sin थीटा लगाएंगे, sin थीटा विल बी इक्वल्स टू दैट इज इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप को, सपोज ये पॉइंट E पॉइंट है तो ये बन गया DE परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट AD दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो DE जो होगा वो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा, बनेगा नहीं बनेगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा, एंड दैट इज नथिंग बट A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये तो बनेगा नहीं बनेगा। तो यहां से क्योंकि n कैप तो एक यूनिट वेक्टर है तो A क्रॉस B n कैप आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा। सर ये मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बेटा। sin थीटा अगर थीटा 0 से पाई के बीच में तो sin थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलेंगे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, यानी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are vector A and vector B। That is the geometrical interpretation of A cross B। ये A
और बी के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट किया गया उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो है वो यही होगा कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे बेटा, वेक्टर और प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर आगे बढ़ते लिखेंगे सम प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो आपने देखा ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू sin थीटा इनटू n कैप। n कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर क्या होगी, दो डायरेक्शन होगी। ये सपोज यहां पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये ए है ब्लू कलर वाला, बी क्या है, ये है। तो यहां से अगर हम देखें तो ए बी, ए क्रॉस बी, एन कैप वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, नीचे भी हो सकती थी, लेकिन अगर हम वहां पे बी क्रॉस से करते, ठीक है ना, तो वो चीज ध्यान में रखेंगे हम, वो चीज हमें याद रखनी होगी। तो यहां पर वही पहली प्रॉपर्टी लिख देता हूं कि ए क्रॉस बी इज नथिंग, जनरली अगर मैं बोल रहा हूं इसको इस तरीके से बोल रहा हूं, इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस। ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए। इन जनरल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं, ऑफ कोर्स ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए। दोनों का डायरेक्शन क्या हो सकता है, देखिए यहां से अगर मैं देख रहा हूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इसके अलॉन्ग होगा, ए क्रॉस बी, तो ये एन कैप होगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से बना लेते हैं, इसको ए वेक्टर बोलते हैं, इसको बी वेक्टर बोलते हैं, ए क्रॉस बी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो होता है वो इस तरीके से एन कैप यहां पर होता है। तो जस्ट दोनों एक दूसरे के एंटी है कि नहीं है, जस्ट डायरेक्शन जो है इन दोनों की अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी एंगल थीटा ही इन दोनों के बीच का, ये भी एंगल थीटा है, यहाँ पे ये भी एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, जबकि ए क्रॉस बी यहाँ से इसका डायरेक्शन नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है ये कि वो वेक्टर क्लॉकवाइज, यहाँ पे अगर हम देखें राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करना चाहिए और उनकी डायरेक्शन सेम। तो इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, नॉट कम्यूटेटिव। ये जो चीज होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। आगे सेकंड प्रॉपर्टी लिख देते हैं, यहां नीचे लिख देता हूं, ये वाले लिख लीजिए। देखिए, जब भी किसी एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज m टाइम्स a क्रॉस b, आप इस m को किसी भी एक वेक्टर से कंबाइन कर सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं m टाइम्स a क्रॉस b, या कुछ लोग ऐसे ही बोल सकते हैं a क्रॉस m टाइम्स b, ठीक है ना। या कुछ लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं a क्रॉस b इनटू m, तो बात बराबर है, सारी चीजें सेम, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो देखिए आपने कि a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए कि m टाइम्स a क्रॉस b जो होता है वो ये होता है। ये सब चीजें आपने लास्ट ईयर समझी होंगी, देखी होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो a क्रॉस b प्लस c, ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्रॉस यदि इस तरीके से लिखा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। यहां पे a का क्रॉस यदि आपने इस तरीके से लिखा तो आप लिखेंगे a क्रॉस b, ठीक है ना, प्लस a क्रॉस c। यहां पे a क्रॉस c लिख सकते हैं, c क्रॉस a नहीं लिख सकते हैं। देखिए एक बार इसको इस तरीके से समझिएगा, एक लिखा हुआ है a, या इसको इस तरीके से समझें b प्लस c क्रॉस a लिखा है। अगर क्रॉस पीछे लिखा हुआ है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट क्रॉस प्रोडक्ट हुआ अगर, तो उसका ऑर्डर मैटर करता है। यहां पे जब a क्रॉस b नहीं लिखना है, इसको लिख देना है b क्रॉस a, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। यहाँ पे सॉरी प्लस, यहाँ पे और प्लस, यहाँ पे ये कितना जाएगा c क्रॉस, इस तरीके से लिखना है, ऑर्डर मैटर करता है, ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है ना। फोर्थ, हाँ, तो यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी। अब देखिए समझिएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर a क्रॉस b जो वेक्टर है वो नल वेक्टर रह जाता है, a क्रॉस b नल वेक्टर रह जाता है। व्हाट इट मींस बेटा, देखिएगा a क्रॉस b अगर नल आ गया, और मैं बोल रहा हूं यहां पर इसका मतलब क्या है, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मींस व्हाट, कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर है।
तो अगर A क्रॉस B आपका नल आया है, ऑफ कोर्स यहां पर मैं मान के चल रहा हूं, प्रोवाइडेड मैं मान के चल रहा हूं वेक्टर A एंड वेक्टर B जो है वो नल नहीं है, वेक्टर A नल नहीं है मतलब जीरो नहीं है, और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है। इनके मैग्नीट्यूड अगर जीरो नहीं है तब भी A क्रॉस B का जो वेक्टर A क्रॉस B है वो नल वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब A और B क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। उनकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि A क्रॉस B को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा इनटू n कैप होता है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, मतलब ये वैल्यू जीरो है, और ये जीरो अगर हम देखना है तो ये वाली वैल्यू कब हो सकती है, जब थीटा बराबर जीरो हो या पाई हो। तो थीटा बराबर जीरो या पाई हो सकता है। जीरो मींस व्हाट, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दैट इज लाइक वेक्टर्स है, दोनों लाइक वेक्टर्स है और दोनों का बीच का एंगल जीरो है। और पाई का एंगल हो सकता है, दोनों दूसरे का अपोजिट है, लेकिन उस टाइम पे भी हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी लेकिन वो होंगे तो पैरेलल, ठीक है ना। अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं उस टाइप के वेक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें बोलेंगे तो ये चीज समझ में आती है कि अगर थीटा जीरो से पाई है मींस व्हाट है, पैरेलल है। वो क्या है, पैरेलल है वेक्टर्स, पैरेलल या कोलिनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बोलेंगे A क्रॉस B अगर जीरो आ रहा है दैट इज नल आ रहा है, तो हम बोलेंगे A क्रॉस B दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। तो ये जीरो नहीं है तो ये जीरो रहा होगा, इसका मतलब sin थीटा जीरो पाई रहा होगा, यानी वो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर या फिर पैरेलल, ठीक है ना। इसी का ऊपर कोई पॉइंट क्लियर होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू नल देन A can be represented as some lambda times B. A cross B अगर null vector है तो A then A equals to lambda times B. Means what? A and B are collinear. A vector and B vector are collinear. A और B जो होंगे वो collinear होंगे, इस चीज को हम समझ के चलेंगे। तो A equals to lambda times B, where lambda belongs to real number, है ना। lambda क्या है, रियल नंबर है। ऑफ कोर्स null नहीं है तो lambda की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है ना, वो चीज ऑब्वियस है। तो मैं बोल रहा हूं अगर A क्रॉस B किसी भी वेक्टर का नल आ रहा है तो A और B क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ये दिमाग में बैठा लेंगे हम, है ना। और फिर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है, फाइन। तो दैट इज द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए सेम वे में I कैप क्रॉस I कैप दैट इक्वल्स टू J कैप क्रॉस J कैप दैट इक्वल्स टू K कैप क्रॉस K कैप इक्वल्स टू नल दैट इज जीरो। नल वेक्टर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी लिख रहा है तो इसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, नल वेक्टर। तो I कैप क्रॉस I कैप, J कैप क्रॉस J कैप या K कैप क्रॉस K कैप हमेशा जीरो के बराबर होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों कोलिनियर हो गए ना, तो दोनों चीजों को रिवर्स ऑर्डर में बोल सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि ये ऐसा है तो A और B क्या होंगे, पैरेलल या कोलिनियर, या A और B कोलिनियर है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि A क्रॉस B जीरो होगा, दोनों बाई डायरेक्शनल है, ठीक है ना। तो यहां पर समझ में आता है कि I कैप क्रॉस I कैप, J कैप क्रॉस J कैप एंड K कैप क्रॉस K कैप जो होगा वो नल होगा, क्योंकि दोनों के बीच के जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो। I और I के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। J कैप और J कैप के बीच का एंगल जीरो। K कैप और K कैप के बीच, और यदि आप ऐसा फार्मूला लगाएं तो वहां पे भी समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A into magnitude of B into sin theta into n cap that is nothing but A cross B। अगर आप इसको I cap से रिप्लेस कर देते हो इनका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, लेकिन ये वैल्यू जीरो बन जाएगी, ठीक है ना। इसको इस तरीके से इसी का एक अल्टर रिजल्ट क्या होता है, देखिए समझिए 6 नंबर I cap cross J cap is nothing but K cap, J cap cross K cap is nothing but I cap, और I cap K cap cross I cap is nothing but J cap। ये तीन रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। इसको हम याद रखने का तरीका समझेंगे, देखिएगा I क्रॉस J अगर हम देखें सिस्टम को समझें तो ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव z एक्सिस। इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको मैं बोलता हूं I कैप, इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको मैं बोलता हूं J कैप, और इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको मैं बोलता हूं K कैप। होता नहीं होता, तो I कैप, J कैप और K कैप इस तरीके से बोला। तो अगर हम देखें तो I क्रॉस J कितना होगा, I क्रॉस J क्या होगा, K कैप के अलावा होगा। तो I क्रॉस J जो होगा दैट इज नथिंग बट I कैप क्रॉस J कैप विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ J कैप इनटू sin, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री पाई बाय 2 हो गया, इनटू यहां पे इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर हम देखें तो K कैप जा रहा है तो K कैप, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, K कैप आ गया। तो
इसको इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको समझ लीजिए कि इसको साइकिल से समझ लीजिए, आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे के आएगा, ये साइकिल हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। आई क्रॉस जे क्या होगा के, जे क्रॉस के क्या होगा आई, और के क्रॉस आई क्या होगा जे। ये साइकिल इस ऑर्डर में होती है, ध्यान दीजिए। कहीं भी साइकिल ब्रेक हुई, जैसे आई क्रॉस जे किया तो के आएगा, लेकिन जे क्रॉस आई कर दिया तो माइनस के आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसके भी अल्टर रिजल्ट जो होते हैं कि अगर हम देखें तो जे क्रॉस अगर आई कर दिया तो वो उसका जैसे जे क्रॉस आई कर दिया आपने, जे क्रॉस आई कर दोगे तो नेगेटिव के साइड जाएगा, के कैप साइड, तो वो माइनस के देगा। तो जे क्रॉस आई दैट विल गिव यू माइनस के। सिमिलरली k cap cross j cap will be equals to minus I cap and I cap minus cross k cap will give you minus j cap। तो ये रिजल्ट रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप उसको एडजस्ट करके यदि आप लिखते हैं तो उसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसी के रिजल्ट से आप ये बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं और ये वहीं पे बता देना था मुझे कि a क्रॉस b को आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ b क्रॉस से, a क्रॉस b को क्या लिख सकते हो माइनस ऑफ b क्रॉस से। यहाँ पे अगर हम देखें तो जस्ट अगर हमने देखा तो उल्टा कर दिया, तो a क्रॉस b और b माइनस b क्रॉस a अगर हम देखें तो आपने दोनों डायरेक्शन सेम होनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है 7th वन, ये रिजल्ट भी आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। ये तो ऑब्वियस है यहाँ पे कि a क्रॉस b और b क्रॉस a जो होगा जस्ट अपोजिट होगा। अगर एक n कैप होगा तो दूसरा माइनस n कैप होगा कि नहीं होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बोल रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन माइनस साइन लगा देते दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। हाँ, मैं बोल रहा हूँ लाइक एक वेक्टर ले लिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एक वेक्टर आपने ये लिया। एक वेक्टर b ये लिया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, a क्रॉस b। जब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ध्यान दीजिए तो i कैप क्रॉस i कैप क्या होगा 0, j कैप क्रॉस j कैप क्या होगा 0, और k कैप क्रॉस k कैप क्या होगा 0। तो i का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ तो ये बन जाएगा x1/2। जब इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो j कैप क्रॉस i कैप को माइनस लीव करेगा और ये बन जाएगा माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ y1 इनटू x2। तो ये बन जाएगा x1/2 माइनस x2y1, बनेगा नहीं बनेगा। सिमिलर वे में जब भी आप इस तरीके से पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अभी तो i कैप के साथ किया, फिर j कैप k कैप के साथ, फिर i कैप k कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो रिजल्ट सॉल्व करने पे बनता है दैट विल बी इक्वल्स टू i कैप j कैप k कैप x1 x y1 z1 x2 y2 z2। ये ध्यान रखना है, इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट दिखाएंगे। a क्रॉस b इज डिफाइंड एज दिस, a क्रॉस b को इस तरीके से लिखा है। आपको नहीं क्लियर हो रहा है आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देखो तो ये बन जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1। सिमिलरली जब इधर करोगे तो y1 z2 माइनस कितना जाएगा y2 z1, और जब इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक और टर्म मिल जाएगी। तो जब इसको लिखते हैं तो उसको डिटरमिनेंट टर्म्स में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा a क्रॉस b को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, जब उसको कंपोनेंट टर्म्स में i कैप j कैप और k कैप के टर्म्स में दिया हो तो आप इजीली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ध्यान दीजिए, इसको याद रखेंगे कि अगर a और b वेक्टर इस टर्म में दे रखे हैं x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप और b2 इस तरीके b वेक्टर इस तरीके से दे रखा है, तो a क्रॉस b को आप इस प्रकार से निकालें तो ज्यादा इजी दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। दैट इज 8th वन। ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिएगा क्या प्रॉपर्टी, देखिए समझिएगा। देखिए इस पे एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे देखिए आपको बोला जाए कि एक वेक्टर a है दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b वेक्टर जो है वो है i कैप माइनस b प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो आपको a क्रॉस b जब निकालना होगा तो आप a क्रॉस b निकालने के लिए कुछ नहीं, इसको लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, यहाँ पर 2 माइनस 3 4 और ये लिख देंगे 1 2 माइनस 1, कहानी खत्म। तो इसको जब ये करते हैं तो आई कैप को छुपा लिया, यहाँ पे इस वाला कॉलम ये वाली रो छुपाई, ये बन जाएगा 3 माइनस 2 3 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 10। जी कैप के साथ अगर हम देखें तो माइनस 2 और माइनस 4
-2 -4, तो होल थिंग बिकम्स -6, लेकिन माइनस यहाँ पर होता है तो +6 j और k के साथ अगर हम देखें तो 4 और +3, 4 + 3 that will be equals to 7, तो 7 k, that is nothing but e क्रॉस b। इस तरीके से इजीली आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स का, अगर i कैप j कैप k कैप के टर्म्स में इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है ना। 8 प्रॉपर्टी पे हम करते देखिए। 8 प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए यूनिट वेक्टर या वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, एक वेक्टर जो कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज गिवन बाय, ये मैं बोलूं वेक्टर्स, दो वेक्टर होंगे इस तरीके के जो कि, क्योंकि वेक्टर अगर हम देख रहे डायरेक्शन भी देखना है, तो वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी आर गिवन बाय, दो वेक्टर्स आएंगे जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर होंगे, वो कौन से होंगे ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पर कर क्या रहा है ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको समझिए कि यहां पे मैं बोल रहा हूं प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर देख लिया आपने, ए क्रॉस बी का क्या देख लिया, यूनिट वेक्टर, और उसमें लैम्डा, तो ए क्रॉस बी किसके अलावा होगा बताइए, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो जो n कैप होगा इसका अलाउंग वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी के होगा मैग्नीट्यूड होगा वही, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू sin थीटा, ध्यान दीजिए इनके बीच का एंगल थीटा है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन हो सकती है, नीचे वाली डायरेक्शन हो सकती है, तो आपने प्लस माइनस करके लिख दिया, तो एक डायरेक्शन ऊपर वाली, तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे वाली लिख देगा वो, ठीक है ना। तो प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स, और ये यूनिट वेक्टर निकाल दिया, यूनिट वेक्टर मींस व्हाट, यहां पे आपने ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो वो यूनिट वेक्टर को कुछ नहीं, एक्चुअली वो क्या देगा आपको, n कैप ओनली, तो ये कुछ नहीं प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स n कैप दे रहा है, ये वाली डायरेक्शन क्या देगी, n कैप, तो ये n कैप दे रहा है, लैम्डा टाइम्स n कैप लिख रहे हो, प्लस माइनस मतलब ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो, इस प्रकार की डायरेक्शन आप सेंस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे नहीं, अब देखिए लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर पोजीशन वेक्टर्स, let vector A, vector B and vector C are position vectors of A, B and C, तीन पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c दे रखा है, देन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC इज A क्रॉस B, या इसको ऐसे लिख लीजिए हाफ ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस C, यानी एरिया, यदि इसको वेक्टर क्वांटिटी मान लो, एरिया वेक्टर विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस E, दैट इज नथिंग बट एरिया। ये क्या है बताइए, ये वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल जो है उसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर देखिए समझिए क्या है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, जिसे मैं इसको कार्टेशियन सिस्टम से लिंक करके बनाऊं, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, मैं बोल रहा हूं यहां पर कोई तीन पॉइंट्स हैं, स्पेस में है A B, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए तो ज्यादा इजी दिखेगा, A B C, तीन पॉइंट्स इस तरीके से बनाए, ठीक है। अच्छा, A पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, तो यही वेक्टर क्या है, A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है, तो यही वेक्टर A है, O पॉइंट भी, तो ये A वेक्टर है, या इसको यहाँ पे मैं बोल दूं ये A वेक्टर, ये B वेक्टर है, OB जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, B वेक्टर, OB जो होगा जस्ट B फर्स्ट ऑर्डर बन गया, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं, हाँ, तो ये B वेक्टर है, तो ये पॉइंट B को रिप्रेजेंट कर रहा है B वेक्टर, और C वेक्टर जो है पॉइंट C को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो अगर आप एबीसी को ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल मिलेगा, एबीसी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ट्रायंगल मिलेगा। ऑफ कोर्स ओएबीसी जो होगा एक टेट्राहेड्रन होगा, ओएबीसी क्या होगा, एक टेट्राहेड्रन होगा। तो एरिया वेक्टर जो होगा इसका वो क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो इन तीनों पे परपेंडिकुलर, दैट इज एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर ये तीनों पे परपेंडिकुलर होगा, यानी तीनों परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर ए बी सी को ज्वाइन करा जाए तो ए बी बी सी सी ये तीनों पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर तीनों से परपेंडिकुलर रहा होगा ये वेक्टर। या मैं बोलूं जो बेस है ए बी सी इसके परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एरिया वेक्टर जो होगा वो इस ट्रायंगल एबीसी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अच्छा, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको ये निकालना है, यहाँ पे इसका एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं देखिए समझिएगा। अभी आपने देखा यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं हम, एरिया किस प्रकार से निकाल सकते हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एरिया वेक्टर जब हम निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं वो ध्यान देंगे, समझेंगे। अभी आपको बताया गया था कि यदि कोई पैरेललोग्राम है जिसका एक साइड ए है एक साइड बी है, तो उससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम बना ए बी सी डी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो एडजेसेंट साइड है, उससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया होता है वो होता है ए क्रॉस बी, होता नहीं होता है, ए क्रॉस बी इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है। कोई बताएगा मुझे यहां पर इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। बनेगा नहीं बनेगा, इसका एरिया जो होगा वो हाफ टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अब एक और पॉइंट बता रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल एबीसी आपने लिया, कोई भी ट्रायंगल एबीसी का अगर मैं एरिया देखना चाहता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज नथिंग बट कोई भी दो साइड ले लीजिए, आपने सपोज AB और BC ले लिया। AB का जो पोजीशन वेक्टर मैं मान के चल रहा हूं, AB का पोजीशन वेक्टर यहां पे अकॉर्डिंग, इससे इसको करंट नहीं कर रहा हूं, यहां पे इसको मैं एक अलग ही रिजल्ट दे रहा हूं, नोट करके लिख लेंगे। इसका एक अलग ही रिजल्ट देखें तो AB वेक्टर अगर मैं मान रहा हूं A वेक्टर है और BC वगैरह देखें तो B वेक्टर है ना। तो AB को मैंने बोल दिया A वेक्टर है और BC को बोल दिया मैंने B वेक्टर है। तो यहां पर एडजेसेंट साइड्स जो है वो AB और BC है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी रिटन एज हाफ टाइम्स यहां पे A क्रॉस B। ऑफ कोर्स यहां पे डायरेक्शन जो है मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मॉडुलस लगा देंगे, लेकिन यहां पे A क्रॉस B अगर हम देखें तो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो जस्ट इनसाइड होगा इस ट्रायंगल के। A क्रॉस B क्या होगा, इनसाइड होगा। अगर B क्रॉस A देखें तो आउटसाइड होगा। तो एरिया वेक्टर ऊपर अपवर्ड है डाउनवर्ड है उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मॉडुलस लगा दूंगा, ठीक है ना। तो ये बात आती है यहां पर। तो ये चीज हमें स्टैंडर्ड याद रखना है कि दो एडजेसेंट साइड अगर किसी ट्रायंगल की A और B है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ A क्रॉस B। तो सेम रिजल्ट यहां पे यूज करता हूं। सेम रिजल्ट यहां पे यूज करने के लिए एक काम करता हूं मैं, यहां पर AB और AC वेक्टर निकालता हूं। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूं तो AB और AC वेक्टर क्या होगा समझिएगा। पोजीशन वेक्टर्स पता है तो AB वेक्टर और AC वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज B माइनस C। और AC क्या होगा, C माइनस C। तो आपके पास दो वेक्टर्स आ गए AB और AC। AB और AC आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नथिंग बट, दैट इज एरिया वेक्टर बोल रहा हूं मैं A, दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ दिस क्रॉस दिस। तो आपने क्या किया, B माइनस A क्रॉस C माइनस A। इसको ओपन कर दें तो एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहां पे इसको ओपन कर दें, ध्यान दीजिएगा। तो किस प्रकार से ओपन करेंगे, B का क्रॉस C से, तो बन गया B क्रॉस C। फिर B का क्रॉस A से, तो जस्ट जोड़ कर दी, यहां पे C माइनस A होगा ना, ये तो C माइनस A है, हाँ। तो यहां पे B का क्रॉस माइनस A से तो बन जाएगा कितना, प्लस B क्रॉस माइनस A, ठीक है ना। फिर यहां पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ A क्रॉस C, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस A क्रॉस C, ठीक है ना। और प्लस यहां पे A क्रॉस A, बनेगा नहीं बनेगा,
कहानी खत्म किस प्रकार से समझ लीजिएगा। अगर आप देखें तो यहां पर ए वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अच्छा b क्रॉस माइनस ए को क्या लिख सकते हो, अगर देखें तो ये माइनस स्केलर है, इसको बाहर निकाल सकते हो, तो b क्रॉस माइनस ऑफ b क्रॉस ए को क्या लिख सकते हो, a क्रॉस b, तो ये बन जाएगा a क्रॉस b। सेकंड टर्म को लिख दिया मैंने a क्रॉस b। सिमिलरली ये फर्स्ट टर्म जो लिखा है b क्रॉस c, तो उसको लिख दिया b क्रॉस c। और अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस ऑफ a क्रॉस c लिखा ही है, तो आप इसको c क्रॉस a लिख सकते हैं, तो ये प्लस c क्रॉस a, और ये वाली क्वांटिटी क्या बन चुकी होगी, 0। ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 0। तो इसको भी लिख चुके आप। तो यहाँ पर यही तो एरिया बनाया था मैंने भी तो यही तो लिखा है, हाफ ऑफ a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c क्रॉस a विल बी द एरिया वेक्टर ऑफ दिस ट्रायंगल whose position vectors are vector a vector b and vector c। अगर पोजीशन वेक्टर्स आपको पता है तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज द एरिया वेक्टर। होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा, अगर यहीं से मैं कंक्लूड कर देता हूं, देखिएगा क्या कंक्लूड करता हूं, समझिएगा। मैं बोलता हूं इफ a दैट इज जिसका पोजीशन वेक्टर a है, b जिसका पोजीशन वेक्टर b है, एंड c जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल c है, आर कोलिनियर, अगर एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, देन ये एरिया वेक्टर क्या होगा, 0। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा ये वैल्यू 0 होगी। देन आप बोल सकते हैं कि a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इज नथिंग बट नल। नल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है सारी, और वेक्टर क्वांटिटी का सम वेक्टर ही आएगा, वेक्टर नल वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बनता है। होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से लिख रहा हूँ, एरिया वेक्टर ये लिखा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी होगी आपको कि किस प्रकार से आप ये पॉइंट लिख रहा है, कंक्लूड कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसी का एक और अल्टर रिजल्ट 10 नंबर। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ये a b c d, AC एक डायगोनल है और एक BD डायगोनल है। AC डायगोनल D1 है वेक्टर और BC डायगोनल D2 वेक्टर है, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं लेट D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर आर डायगोनल वेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, then area of this quadrilateral ABCD is equals to D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2। ध्यान दीजिए, इसको इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, देखिए समझिएगा आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं इस पॉइंट को। सपोज इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो O है, आप ये मैं बोल रहा हूँ ये D1 वेक्टर है, ये D2 वेक्टर है, किस प्रकार से आएगा समझिएगा। यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको मान लेता हूँ मैं, किसी को भी K वेक्टर मान लेता हूँ, तो ये क्या होगा D2 माइनस K। और जब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वेक्टर, क्योंकि लेंथ वाइज मैग्नीट्यूड वाइज देख रहा हूँ भाई, मैं वेक्टर डायरेक्शन नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो जिसको दूसरा वेक्टर मान लेते हैं उसको यहाँ पे, तो आप कोरस्पोंडिंगली आप निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि ये D1 है, ये D2 है, तो D1 जो है वो इसका रिजल्टेंट है कि नहीं है। यहाँ पे ये वेक्टर जो है उसके रिजल्टेंट बना सकते हैं। इसको डायरेक्शन अगर हम देख रहा हूं तो D1 अगर ये है और D2 ये है, तो D1 जो होगा उसका डायरेक्शन होगा, नहीं होगा इस वेक्टर का। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वेक्टर का डायरेक्ट रिजल्टेंट जो होगा वही D1 होगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है। सिमिलरली नीचे वाले वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा। तो अगर हम देखें तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली आप D1 के टर्म्स में लिख सकते हो, D2 को लिखना चाहते हो D2 को लिख दो, और चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो बन जाएगा हाफ टाइम्स D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। सॉल्व करके देखिए, इजीली हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, इसका यहाँ पे एरिया लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, फिर एक काम करिएगा आप इस वाले क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए, तो पूरा एरिया जो है दो बार काउंट पूरा कर डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, जस्ट ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ेंगे बेटा, लिखेंगे। हाँ लिखिए क्वेश्चन। तो ये थ्योरी पार्ट समझा, यहां पर ये किस बिल्कुल इजीली प्रूफ किया जा सकता है, मैं कर नहीं रहा हूं। देखिए आपने यहां पे इसका रिजल्टेंट बता दिया ये है, तो यहां पर आप इसका एरिया बता सकते हैं। इसका एरिया कितना होता है, दिस क्रॉस दिस, वो ये इसके बराबर है।
इसका एरिया कितना होता है, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आप बोलते हैं ये है। सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल को ले लेंगे, ये वाले ट्रायंगल को ले लेंगे, तो यहाँ से समझ में आता है कि हर एक एरिया 2 बार काउंट कर रहे हैं। यदि चारों को ऐड कर दे तो हर एक एरिया 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो उसको हाफ कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो आज हमने पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ा किसका, वेक्टर प्रोडक्ट या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट जो बोलते हैं। तो पूरी थ्योरी समझिए इसकी, और बेसिकली सारी चीजें हमने एनालिसिस की भाई किस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं जब हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं। ठीक है ना, तो इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में टारगेट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। कल आपका एग्जाम है, एग्जाम को उस तैयारी से दीजिएगा बेटा, बहुत इजी बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी इजी वे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम्स की, और हार्डनेस बढ़ेगी कुछ भी नहीं है यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है ना, आप जो चीज सोचते हैं वो सही है ना, तो कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। बस कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसे और कंटिन्यू करते हुए बेटा। थैंक यू वेरी मच।